हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज है भाई दूसरी ही क्लास है, क्योंकि पहली वाली क्लास को भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ और आप सभी बच्चों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और पहला काम करिएगा कि भाई इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करो, शेयर करो और भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई 12वीं की पढ़ाई है और इसको बड़ा सीरियसली पढ़ना है। जिस तरीके से आप और सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ते हो, उसी तरीके से आप हिंदी को भी सीरियसली अगर लेते हो तो ये हिंदी क्या करती है, आपके परसेंटेज में 4 चांद लगा देती है। क्लियर है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप इस क्लास को शेयर करते हो तो भाई उनके लिए क्या बोलते हैं, बहुत सारा बेनिफिट आप भी पाओगे और वो भी पाएंगे। क्लियर। कहते नहीं कि भाई एक शेयर से अगर किसी का भला होता है तो भाई भला होना चाहिए, कर भला तो हो भला। चलो भाई, तो भाई पहली वाली क्लास में जो आपने प्यार दिया है इसके बारे में बहुत सारे इस कमेंट वगैरह भी आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो आज मैं वो एक एक करके थोड़ा से कमेंट फटाफट पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हम जो है वो इस क्लास को भाई स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है, और वो टॉपिक है बड़ा ही शानदार टॉपिक है, वो टॉपिक है अलंकार का। जी हाँ बच्चों, तो अलंकार की भाई शुरुआत करें। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने भाई पिछली क्लास को जो प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट आए कि सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत सारी हमको बेनिफिट हो गया है बहुत सारा, क्योंकि हमें हिंदी की क्लास अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास फ्री नोटिफिकेशन आते थे, बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मुहैया हो पा रहा था जहाँ पर हम हिंदी की क्लास लें। तो भाई आपने हिंदी की क्लास, और वो भी डाउटनेट पर, तो भाई ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। चलिए भाई, धन्यवाद। तो हाँ, बहुत सारे यूजर YE8TB9SE1 इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बट ये कह रहे हैं कि भाई बुक में केवल और केवल 3 ही समास थे। हाँ जी बेटा, 3 ही समास थे, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। क्लियर, 3 ही समास हैं। और आपके सिलेबस के अंदर अगर बात करी जाए, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये 3 ही समास हैं। लेकिन हमने ओवरऑल आपको बता दिया कि भाई चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, कहाँ का। कहते नहीं कि भाई शुरुआत से लेकर एंड तक आपको कोई भी चीज़ जो है समास से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप नहीं छोड़ोगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसलिए हमने डिटेल में पढ़ा दिया और आप उसमें से अपने 3 जो आपका सिलेबस है बेटा उसको अच्छी तरीके से कर लेना। क्लियर है। गुरुजी प्लीज लाइव पढ़ाना। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाएंगे सर, क्लास बहुत मस्त थी। मेडिसिन गर्ल, ये इनका नाम नहीं है। थैंक यू हिंदी स्टार्ट करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ाइए। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। और फटाफट से हम एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक सर फॉर दिस क्लास ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच, थैंक सर, बहुत अच्छी लगी क्लास, प्लीज़ सर इसे लाइव भी लीजिए। ओके, थैंक यू। चलो भाई सर, पढ़ने में बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद गुरुजी, प्लीज़ लाइव भी। हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। चलिए बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और दुलार देने के लिए पहली क्लास का। तो भाई आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं। जिस तरीके से आपने पहली वाली क्लास को प्यार दिया, और मैं ये चाहूँगा इस क्लास को भी उतना ही, है ना, मान मिले, सम्मान मिले, लाइक मिले, शेयर मिले। तो फटाफट से भाई शेयर कर दो। क्लियर है, क्योंकि हम अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों, कर दें शुरुआत। चलो भाई कर देते हैं शुरुआत। और आज हम पढ़ेंगे अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अलंकार किसको कहा जाता है, अलंकार क्या होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा और आज आपको पूरी तरीके से डिटेल में पता भी चल जाएगा। और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इस टॉपिक में से कौन कौन से जो अलंकार हैं महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वहाँ से प्रश्न, वो भी हम आपको बता देंगे। क्लियर है, तो कर देते हैं शुरुआत। चलो जी कर देते हैं शुरुआत। अध्ययन हम जो करेंगे वो आज, वो क्या करेंगे इस क्लास के अंदर, सबसे पहले कभी भी कोई भी टॉपिक जब हम उठाते हैं तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि भैया इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अलंकार की हम परिभाषा जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अलंकार किसे कहा जाता है। क्लियर, अलंकार की परिभाषा क्या होती है ना। तो इस तरीके से
अलंकार के भेद और प्रकारों को भी जानेंगे, साथ ही साथ उदाहरण सहित। जी हाँ बच्चों, बिना उदाहरण के हमें चीजें समझ में नहीं आती। क्लियर है? हमारा मकसद आपको रटाना नहीं है, हमारा मकसद आपको समझाना है, क्योंकि भाई रटी रटाई चीजें अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं। क्लियर है भाई? रटी रटाई चीजें भूल जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मैंने आपको बताया है। क्लियर है? एक चीज जरूर करिएगा, कॉपी और पेन के साथ बैठिए। इससे होता क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है। अगर आपको इसने कॉपी में अगर आपने नोट डाउन किया, इससे ना बहुत सारी चीजें होती हैं। पॉजिटिविटी जो होती है वो आपके अंदर चली जाती है, चीजें आपके अंदर तक, इंटरनल तक जो है ना काम करती हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लिखने से सुंदरता, लिखावट में सुंदरता के भी अंक मिलते हैं, आपको पता है ना। परीक्षा के अंदर अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी, इसके भी अंक मिलते हैं। लिखावट सुंदर होती है लिखने से, और लिखने से क्या होता है, स्पीड बनती है। क्लियर? अभी आप लिखने की अगर आदत नहीं डालोगे तो आगे जाके जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस के लिए जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो बेटा बड़ा लिखना पड़ता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और जब आप समय से पहले पहले अगर आप नहीं क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो भाई आप सोच के देखिएगा, है ना। क्लियर हो गया? इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। एक ऐसी आदत बनाओ, हैबिट बनाओ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीना भर लग जाए, लेकिन एक बार आदत पड़ गई ना, हमेशा काम आएगी आपकी। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे फटाफट, क्योंकि भाई ज्यादा लंबा टॉपिक ये है नहीं, तो फटाफट से हम अलंकार पर फोकस करते हैं। और पाठ्यक्रम और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में अगर पूछा जाए तो भाई आपका जो सिलेबस है, इसके अंदर जो अलंकार हैं किस तरीके से पूछे जाएंगे। शब्दालंकार में से पूछा जाएगा अनुप्रास, यमक और शेष, इसके लक्षण और इसके उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर हो गया? अर्थालंकार से आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह पूछ लिए जाएंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यही आपका सिलेबस है, यही आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये सब आप देख लीजिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी में से आएगा जो भी आएगा। शब्दालंकार में आएगा। अच्छा हाँ, प्रश्न अगर पूछ लिया जाएगा तो किस तरीके से पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मान लो अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार के बारे में, है ना, उदाहरण सहित बताना है आपको। तो अनुप्रास तो हो गया शब्दालंकार में से, उपमा हो गया अर्थालंकार में। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा यमक अथवा रूपक के बारे में, और प्रश्न पूछ लिया जाएगा श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा के बारे में बताओ। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा अलंकार से रिलेटेड टॉपिक। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जानते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। फटाफट फटाफट शेयर भी करते रहिएगा इसको। क्लियर है? तो भाई अलंकार का अर्थ, अलम धनकार बराबर अलंकार, दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। क्लियर हो गया? अलम का अर्थ होता है यहां पर आभूषण। क्या होता है? आभूषण। और कार का अर्थ होता है यहां पर बाला। क्लियर है? शोभा बढ़ाने वाला, यानी कि अलंकृत करने वाला, सुंदरता बढ़ाने वाला। इसको आप अपने शब्दों में जैसा मर्जी बोल सकते हो। क्लियर है? शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को ही अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो और आगे चलते हैं। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करता है। क्लियर है भाई? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गोल्ड पहनने का शौक होता है ही नहीं होता है। 5-4 उंगलियां, पांचों उंगलियों में गोल्ड की अंगूठी पहनते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल। इसी तरीके से, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आभूषणों का प्रयोग क्यों करता है व्यक्ति? भाई सुंदर दिखने के लिए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यानी कि व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं, है ना, उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी हो जाती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? आभूषणों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? स्पेशली जो लेडीज होती हैं, जो हमारे घर के अंदर जो स्त्री होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, हमारी मम्मी हो गई, हमारी बहनें हो गई, हमारी चाची, मामी, है ना, ये जो घर की जो महिलाएं होती हैं, कहते नहीं है, घर की जो स्त्रियां होती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो घर की जो महिलाएं होती हैं
वो इन आभूषणों का अधिक से अधिक प्रयोग करती हैं। आपने देखा होगा क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। क्लियर हो गया? जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। क्लियर है? अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसी को अलंकार कहा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आसान भाषा में जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? इसको इस तरीके से समझिए कि भाई व्यक्ति अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है? आभूषणों का प्रयोग करता है। क्लियर है? आभूषणों से अलंकृत करता है अपने आप को। इसी तरीके से काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग किसका? अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि मैं जाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं सोने गया। ये क्या है? सिंपल भाषा में आप बता रहे हो। क्लियर है? अब इसमें चमत्कार कैसे पैदा होगा? चमत्कार तो पैदा होगा ही नहीं। तो चमत्कार पैदा करने के लिए हम लोग अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ये शब्द ही होते हैं, ये शब्द ही होते हैं जो लोगों को, किसी को सुनने के लिए बार बार, है ना, कहते नहीं हम लोग लालायित रहते हैं, यार इसका गाना बड़ा अच्छा है। क्लियर है? यार ये बोलता बहुत अच्छा है। होता है नहीं होता है? तो वो किसकी वजह से होता है? वो उन शब्दों की वजह से होता है ना? उसके भाषण में, उसकी कविताओं में, है ना, उसके काव्यांशों में, या फिर उसने जो भी कहानी लिखी है, कोई उपन्यास लिखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसने अधिक से अधिक सुंदर से सुंदर शब्दों का वहां पर प्रयोग किया है। क्लियर है? और इसीलिए हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। और हम लोग अब जैसे कि देख लीजिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जर गई और गए निशाचर भाग। ये क्या है? यही तो है अलंकृत, शब्दों को अलंकृत करने की शोभा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसी को अलंकार कहा जाता है। इसी को अलंकार कहा जाता है। एक सिंपल चीज भाषा में आपने आसान शब्दों में आपने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, और एक आपने शब्दों की अधिक से अधिक भरमार जब उसमें डाल दी तो क्या हो गया? अलंकृत कर दिया आपने, है ना? वही अलंकार होते हैं, वही अलंकार होते हैं। क्लियर है? आपने शब्दों से चमत्कार पैदा कर दिया। क्लियर हो गया? शब्दों से चमत्कार पैदा कर दिया, अलंकृत कर दिया। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? यस और नो? चलिए भाई, यस, आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेदों पर चले जाएं तो भाई सिंपल सी चीज है, दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। क्लियर है? अब यहां पर अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर जी एक और भी होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, तीसरा भी होता है, उभयालंकार। क्लियर है? उभयालंकार। क्लियर है? इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। क्लियर है? जो चीज सिलेबस में ही नहीं है तो हम इस पर क्यों इतना फोकस करें? सिंपल सी चीज है, इन्हीं दोनों चीजों पर फोकस किया जाता है, शब्दाकार अलंकार और अर्थालंकार अलंकार। यही दोनों आपके सिलेबस में भी हैं और यही दोनों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज फोकस पूरा शब्दाकार और अर्थाकार अलंकार पर ही करेंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? शब्दालंकार, जो शब्दों से अलंकृत करे, जो शब्दों से अलंकृत, यानी कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। क्लियर है? शब्दों से अलंकृत करना ही शब्दालंकार है। क्लियर है? यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से वो सौंदर्य लुप्त हो जाए। यानी कि आपने क्या किया? आपने कोई ऐसा शब्द, विशेष शब्द उसमें ऐड ऑन कर दिया, जोड़ दिया। इससे क्या हो गया? शब्द की सुंदरता बढ़ गई। और जैसे ही कोई पर्यायवाची शब्द लगाया, उसकी सुंदरता तुरंत घट गई। क्लियर हो गया? तो शब्दों से अलंकृत करे, शब्दों से जिसकी शोभा बढ़ाए, उसी को शब्दालंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया?
चीजें समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और ये शब्दालंकार का उदाहरण है। क्लियर है? उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे, पहले समझ लो शब्दालंकार बोला किसको जाता है। क्लियर है? शब्दों से, शब्दों के माध्यम से काव्य को जो अलंकृत करे वही शब्दालंकार है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब शब्दालंकार के होते हैं भेद। शब्दालंकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्लियर हो गया? शब्दालंकार के 3 भेद, पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। यहां से 100% एक अलंकार के बारे में आपके प्रश्न जो है प्रश्न पत्र के रूप में, प्रश्न के रूप में जो है आपके प्रश्न पत्र में जरूर आएगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब यहां से हम एक एक करके पढ़ते हैं और पूरा का पूरा शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्लियर हो गया? अनुप्रास के बारे में अगर बताएं तो भाई ध्यान से समझो, देखो परिभाषा ही, अर्थ समझ जाओगे तो आपको पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्थ अगर आप समझ जाओगे तो आपको अलंकार को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले उदाहरण बाद में आता है, पहले आती है परिभाषा। क्लियर हो गया? पहले परिभाषा आएगी। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? ध्यान से समझिए, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण, किस पे बात कर रहे हैं? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? आ, है ना, का, खा, गा, घा, ये अक्षरित हुए। क्लियर है? जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, क्लियर है, और बार बार आवृत्ति होने से क्या उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए। क्लियर हो गया? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो और बार बार आवृत्ति होने से उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, उस काव्य की सुंदरता में 4 चांद लग जाएं, वो सुनने में बड़ा ही अच्छा लगे। क्लियर है? वो कानों को में रस घोलने का काम करे, तो अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में आता है। उसी को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। एक वर्ण बार बार आ रहा है, एक वर्ण बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी। क्लियर है? और किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से बार बार वाक्य दोहराने से काव्य सुनने में सुंदर लगता है। इसी को अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में रखा गया है। इसी को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वर्ण याद रखो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और उस बार बार होने, आवृत्ति बार बार होने से उस काव्य की सुंदरता बढ़ रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है। क्लियर हो गया? तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो जी, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो भाई बहुत आसान भाषा में समझ जाएंगे। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल है अनुप्रास अलंकार। याद रखो, एक वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार कहलाए। क्लियर है? जहां एक वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार कहलाए। जैसे भैया, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, है ना? देखो सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है ना? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहां पर चा वर्ण दोहराया जा रहा है, चा वर्ण दोहराया जा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्लियर हो गया? जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और आवृत्ति होने से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अनुप्रास अलंकार बड़े अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और एग्जाम्पल देखो, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। क्लियर है? क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है।
क्या हो रही है, मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, क्लियर है, मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्लियर हो गया, अतः क्या यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर हो गया, अनुप्रास अलंकार का यहां पर बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक और उदाहरण हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, है ना भाई। डेली यूज में जब हम बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जहन में होती हैं, हमको याद होता है, हम बोलते भी हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है इसके अंदर कौन सा अलंकार है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो आपको पहचानने में बड़ी आसानी होगी, एक वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो रा वर्ण यहां पर बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, रा वर्ण की यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है, रा वर्ण यहां पर बार बार आ रहा है। ये क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। क्लियर हो गया, चीजें समझ में आ गई, यस और नो। चलिए वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। आए है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, क्या बात है। अरे सर हमारा तो फेवरेट है ना जी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। बहुत सारे लोग आपने सुना भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, लोगों को गाते हुए भी देखा होगा, है ना। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं, शर्त लगाते हैं, अच्छा बोलो फटाफट, मैं बोल के बताता हूँ, अच्छा तुम भी बोल के बताओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची का चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। अब किसी को ये नहीं पता है कि भाई इसके अंदर कौन सा अलंकार है, तो आज के बाद आप नहीं बोलोगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई, लोगों को भी बता दोगे। देखो खेल खेल में आप क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो। क्लियर है, आप समास पहचानना सीख जाओगे, आप अलंकार पहचानना सीख जाओगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। हाँ, यस, वेरी गुड, क्लियर। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब क्या है यहां पर चा वर्ण बोल रहा है बार बार, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्या, बार बार। क्लियर हो गया, चा वर्ण बार बार आ रहा है। और देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी की चम्मच से चटनी चटाई। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। क्या है, काव्य की सुंदरता बढ़ गई। इन पंक्तियों की सुंदरता में चार चांद लग गए। किसकी वजह से, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने की वजह से। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यस, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ें। इसी तरीके से और सारे एग्जाम्पल हैं। कर कानन कुंडल मोर पखा, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है भैया, का वर्ण की हो रही है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से तरन तनुजा तट तमाल तरुवर तरु बहुछाए, इसके किसमें, इसमें तावरण आया है। क्या आया है, इसमें कावरण, इसमें तावरण। इसी तरीके से अभी हमने रघुपति राघव के बारे में बताया, रघुपति राजा राम में रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। इसी तरीके से कोमल कपाल कोकिल कमनीय कोकती थी, इसमें क्या है, इसमें कावरण बार बार आया है। क्या आया है, इसमें कावरण बार बार आया है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अनुप्रास अलंकार मुझे तो नहीं लगता कि आप भूलोगे कभी। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। क्लियर हो गया, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और उससे क्या हो, हाँ, उस काव्य की सुंदरता में चार चांद लग जाए, अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया। चलो जी, अनुप्रास क्लियर हो गया। अनुप्रास के बाद क्या आता है, अनुप्रास के बाद आएगा यमक अलंकार। क्या आएगा, यमक अलंकार। अब जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती थी, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एक वर्ण की आवृत्ति होती थी। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द
क्लियर है, वहां पर एक वर्ण था, यहां पर एक शब्द होगा। ध्यान से समझना, एक शब्द की बात हो रही है, यहां पर एक शब्द की बात हो रही है, और वहां पर किसकी बात हो रही थी, वहां पर एक वर्ण की बात हो रही थी। क्लियर है। अब यहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर एक वर्ण है ना कि पुनरावृत्ति हो, एक वर्ण कई बार आए, यहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन दो बार प्रयोग हुए शब्द का अर्थ अलग अलग हो, क्या कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा। ध्यान से समझना, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। क्लियर हो गया, शब्द एक है, दो बार आया है, दो या दो से अधिक बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसी को यमक अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यमक अलंकार कहा जाता है। ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना और ध्यान से लिखना। क्लियर है, समझते भी रहो, पढ़ते भी रहो, लिखते भी रहो। क्लियर हो गया, 3 in 1। लिखने से क्या होगा, चीजें जल्दी जल्दी मेमोरी में चली जाती हैं, हमेशा के लिए वो याद हो जाती है। इसीलिए बार बार लिखने पे मैं फोकस करता हूं। बच्चे भाई साथ में लिखो, सुनो भी, पढ़ो भी, अच्छी बात है यार, लेकिन साथ में लिखने की आदत डालो तो कि हमेशा के लिए याद रहे। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन दो बार प्रयोग हुए शब्द का अर्थ अलग अलग बताया जाए, यमक अलंकार होता है। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं। यस यस, वेरी गुड। चलो, कनक कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाय, और वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। ध्यान से समझना, कनक कनक शब्द एक है भैया, दो बार आया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये पहली बार आया है और इसका अर्थ है सोना। क्लियर है, ये वही शब्द है, दूसरी बार आया है और इसका अर्थ है धतूरा। क्लियर है, क्या है भाई, क्या है इसका अर्थ, एक का है सोना और एक का है धतूरा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। क्लियर। अब एक चीज, ये सोने सोना क्या है, सोने का मतलब नींद से नहीं है। एक नींद वाला सोना होता है भाई, वो सोना ही, कहते नहीं है कि भैया सोते हो तो सोते ही रह जाओगे। क्लियर है, सोने का मतलब ये है गोल्ड से। क्लियर है, बहुत सारे लोगों को गोल्ड का शौक होता है नहीं होता है, शौक होता है ना गोल्ड का, तो ये वो वाला सोना है। अब ज्यादा मात्रा में अगर किसी के पास आ जाए सोना तो आदमी पागल हो जाता है। क्लियर है, इसीलिए कहा गया है कि ना ज्यादा मात्रा में किसी के पास सोना अच्छा, गोल्ड, और न ज्यादा मात्रा में धतूरे का सेवन अच्छा। कनक का मतलब होता है दूसरा धतूरा। ये धतूरा क्या होता है, ये धतूरा एक प्रकार का फल होता है। आपने देखा होगा, कटीला फल होता है, कांटेदार फल होता है, और ये जब हम शिवरात्रि के समय पर ये शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये नशीला पदार्थ होता है भाई। इसके अंदर अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। क्लियर है, पागल हो जाता है, बौरा जाता है। तो वही इसी संदर्भ में कहा गया है कि भाई कनक शब्द दो बार यूज हुआ है। प्रथम का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। क्लियर, कनक शब्द दो बार प्रयोग है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। क्लियर, एक का सोना, एक का धतूरा। न ज्यादा मात्रा में किसी के पास सोना अच्छा है ना, वो व्यक्ति पागल हो जाता है जब ज्यादा मात्रा में सोना आ जाए, और अगर ज्यादा मात्रा में धतूरे का सेवन कर लिया जाए तो भाई साहब मेंटल हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना हो सकता है, उसकी जान भी चली जाए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ना ज्यादा सोना अच्छा, ना ज्यादा धतूरा अच्छा। कनक 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 दोनों शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहां तक चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ें। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
काली घटा का घमंड घटा। देखो एक घटा ये है और एक घटा ये है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। घटा घटा शब्द एक है, दो बार आया है, दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। कहते नहीं काले काले बादल, आपने देखा होगा, कहते हैं काली घटाएं छा गई। काली घटाएं का मतलब है कि भैया बरसात होने वाली है। क्लियर है, बरसात होने वाली है। पहले का अर्थ वर्षा काल से है। जब काले काले बादल आ जाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को मालूम पड़ जाती है कि भैया घनघोर बारिश होने जा रही है। क्लियर है। और जो काले काले बादल जब छट जाते हैं, कम हो जाते हैं, चले जाते हैं, घट जाते हैं, क्लियर, तो दूसरे का घटा से संबंध है। बात समझ में आ गई। एक का अर्थ क्या है, वर्षा काल से है, और दूसरा का अर्थ क्या है, कम होने से, यानी कि चले जाने से, घट जाने से। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जो काले काले बदला छा गए थे अब वो चले गए। क्लियर हो गया, कम हो गए, घमंड घट गया है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो यहां पर एक शब्द जो है दो बार दिया गया है और दोनों का अर्थ भिन्न है, दोनों का अर्थ भिन्न है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो भाई आगे बढ़े। चलो ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। माला फेरत जुग भया फिरार मन का फेर, और कर का मन का डारी दे मन का फेर। देखो मन का दो बार आया है, दोनों के अर्थ भिन्न हैं भैया। बहुत सारे लोग हैं, देखे नहीं हो, राम 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 माला जपते हैं। अरे भैया ऊपरी तौर पे माला जप रहे हो, है ना भाई, जपनी है तो अंदर की मोतियों की माला को बदलो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। एक का है कि भाई सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा लेना। क्लियर है, और दूसरा नभ में तारे, तारे जो टिमटिमाते हैं आसमान में, तारे तारे। एक शब्द दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग है। कहे कभी बेनी बेनी, देखो क्या आया, बेनी बेनी, एक कभी बेनी के संदर्भ में है। क्लियर, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इसी तरीके से कबीरा सोई पीर है, और जो माने पर पीर। क्लियर है, एक शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ भिन्न बताया है। क्लियर है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, कि भैया तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। बेर क्या है, बेर फल। क्लियर है, बेर क्या है, फल। तीन ही खाती थी, तीन बेर खाती थी, लेकिन तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन बार खाती थी। तो बेर बेर दो बार आया है, दोनों के जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न बताए गए। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। क्लियर है, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न बताए जाएं, वहां पर यमक अलंकार। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब आता है श्लेष। क्लियर है, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, इसके बाद आता है श्लेष। अगर अनुप्रास और यमक आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, श्लेष को पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, ये दोनों की परिभाषाएं। अब तीसरे की परिभाषा दोनों से जुदा है, ध्यान से समझना। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है, अनुप्रास और यमक से दोनों से भिन्न है। एक में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और एक में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द आएगा, लेकिन इसके अर्थ कई मायनों में, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। क्लियर है, लेकिन शब्द एक ही रहेगा, अर्थ दो या तीन के संदर्भ में कहा जाएगा। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ देने वाला श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की श्रेणी में आता है जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले। शब्द एक है, उसका अर्थ कई बार अलग अलग निकले, उसी को श्लेष अलंकार कहा जाता है, उसी को श्लेष अलंकार कहा जाता है। क्लियर है, वहां पर श्लेष अलंकार होगा, अर्थात श्लेष का अर्थ होता है क्या, चिपका हुआ, मिला हुआ। क्लियर है,
एक शब्द से कई अर्थ मिले हुए होते हैं, कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। क्लियर है? तो आप कह सकते हो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? जब एक शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार वहां पर होता है। क्लियर है? अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार का उदाहरण कहलाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? श्लेष यानी चिपका हुआ, मिला हुआ। क्लियर है? शब्द एक रहेगा लेकिन अर्थ अनेक दिखाएगा। क्लियर है? अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बड़ी आसान भाषा में समझ जाओगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो जी आओ देख लेते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसका? भाई पानी शब्द का यहां इस्तेमाल हुआ है। यह शब्द एक है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पानी के अर्थ तीन निकलते हैं। यहां पे कितने? तीन निकलेंगे। पहला मोती, दूसरा मानुष और तीसरा चून। शब्द एक ही है, पानी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? समझाऊं? चलो भाई, मोती के संबंध में कैसे कहा जाएगा? भाई बिना पानी के मोती की चमक फीकी है। मोती कहां चमकता है? मोती पानी के अंदर चमकता है। मोती की असली पहचान पानी के अंदर होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मोती बिना पानी के बेकार है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्लियर है? उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। मोती की चमक तो पानी के अंदर ही है। उसी प्रकार से मानुष है ना, मनुष्य कहते नहीं, पानी पानी, शालीनता, सौम्यता। यानी कि एक बार मनुष्य की, कहते नहीं आपकी आंखों का पानी मर गया, एक बार किसी इंसान की, है ना, कहते नहीं कि तुम्हारी इज्जत चली जाए, तुम्हारा मान चला जाए, सम्मान चला जाए, तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। कहते नहीं पानी पानी हो गया। इतनी कहते नहीं कि भाई बनी बनाई इज्जत तुमने पानी में मिला दी, है ना। बात समझो? इज्जत बनाने में हमने सालों लगा दिए, हमारे दादा परदादा की समय का ये चला आ रहा, तुमने 2 मिनट में पानी कर दिया। यानी कि सब कुछ सब पानी में बहा दिया, है ना। बात समझ में आ गई? यस। तीसरा चून। बिना पानी के क्या आटा गूंथा जा सकता है? हमारे घर में रोटियां बनती हैं, है ना, हमारी मम्मी, हमारी बहन, घर हमारे क्या बोल, घर का कोई भी सदस्य अगर खाना बनाता है तो सबसे पहले पानी में क्या, चून में क्या मिलाया जाता है? चून यानी कि आटा। आटे में क्या? पानी मिलाया जाता है। आटे में पानी मिलाओगे तभी उसको गूंथ पाओगे। बिना पानी के आप आटा नहीं गूंथ पाओगे। क्लियर है? इंसान के अंदर पानी, क्लियर हो गया, होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। क्लियर हो गया? बात समझ में? सम्मान चला जाए तो भैया सब कुछ चला जाता है। ध्यान से समझना। मोती बिना पानी के बेकार है। इसी तरीके से जो चून होता है, आटा होता है, वो भाई बिना पानी के नहीं गूंथा जा सकता। इसीलिए पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? तो तीनों ही विषय में, तीनों ही संदर्भ में पानी का 3 अर्थ यहां पर निकाले गए। मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में और चून यानी कि आटे के संदर्भ में। क्लियर हो गया? यहां तक बात क्लियर है? क्लियर? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, और जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। यहां पर हरि शब्द का इस्तेमाल किया है। हरि परमात्मा, ईश्वर, जिनकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। एक सज्जन व्यक्ति सुबह सुबह मंदिर जाता है ना, आराधना करता है, मस्जिद जाता है, शिवालय जाता है, आप जिस रूप में भी जिसको भी मानते हो, हरि परमात्मा को मानते हो। क्लियर? एक सज्जन व्यक्ति जिसके मन में कपट नहीं, निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ भाव से जो हमेशा लोगों की सेवा करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देता है।
क्लियर है? उसे भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से कौन डरता है? जिसके मन में खोट होता है, जिसके मन में खोट होता है, कपट होता है, छल होता है, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, हमेशा दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। क्लियर है? उसी के मन में क्या होता है? डर होता है। एक सही व्यक्ति को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऊपर वाला उसके साथ होता है। ठीक उसी प्रकार हरि भगवान के संदर्भ में, अब हरि बंदरों के संदर्भ में, दूसरा बंदर के संदर्भ में। भाई बंदरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? सिंपल सी चीज है। आप बंदर को केले खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ, बंदर आपको जरा भी हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने बंदर को छेड़ा, क्लियर है, तो बंदर आतंक मचा देगा, है ना, आपकी जान पे बनाएगी। बात समझ में आ गया? तो एक हरि परमात्मा के संदर्भ में और एक हरि बंदर के संदर्भ में। क्लियर हो गया? बात समझ में? यहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकल गए, एक भगवान परमात्मा हरि के रूप में और दूसरा हरि बंदरों के रूप में। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो एक का तात्पर्य बंदरों से है और एक का परमात्मा से है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो हो। यहां पर बड़े शब्द लिया गया है, बड़े बड़े बड़े। तो रहीमदास जी का दोहा है, और ये दोहे में क्या, दिए और कुपुत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दिए और कुपुत्र के बारे में। दिया एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश करी गई है बड़े शब्द के माध्यम से। किसके माध्यम से? बड़े शब्द के माध्यम से। भाई रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से समझना। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। बड़े। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, दीपक भी उजाला करता है और कुपुत्र जो है ना, ये भी बड़ा उजाला करता है, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। इसी उदाहरण में बड़े शब्द से दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना। क्लियर है? और जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़े। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे अब अर्थालंकार की बारी है। भाई देखो, शब्दा अलंकार हो गए खत्म। क्लियर हो गया? शब्दालंकार भाई हो गए खत्म। क्लियर है? अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्लियर है? आराम से अच्छे तरीके से समझना, क्लियर कर लेना। एक बार नहीं, दो बार वीडियो देखना। एक एक चीज मैंने क्लियर करी है, आसान भाषा में समझाई है। और इसके बाद अर्थालंकार की बारी है। अर्थ यानी कि अर्थ से जो अलंकृत हो। क्लियर? किसी काव्य की, किसी शब्द की या किसी भी तरह के लेखन की अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाई जाए, उसके अर्थ के हिसाब से उसको सुंदर बनाया जाए, उसी को अर्था अलंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस और नो? चलो वेरी गुड। जब किसी काव्य की, किसी शब्द की या किसी भी तरह के लेखन की अर्थ के आधार पर, वहां क्या, शब्द के आधार पर, वहां शब्दों से अलंकृत, यहां पे अर्थ। क्लियर है? अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाई जाए, उसके अर्थ के हिसाब से उसको सुंदर बनाया जाए, उसी को अर्थालंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थालंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्लियर? अब अर्थालंकार के अगर भेदों की बात करी जाओ तो भाई इतने सारे होते हैं। क्लियर? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, अपनहुत अलंकार, व्यतिरेक है, संदेह है, विरोधाभास अलंकार है, वक्रोक्ति है, भ्रांतिमान है, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार। आप कहोगे कि सर ये क्या है? अरे सर इतने सारे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे सिलेबस में जो जो हैं वही मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर है? आपने भी वही पढ़ना है और आप इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। क्लियर हो गया? तो आप क्या पढ़ोगे? यहाँ पर उपमा पढ़ोगे, उसके बाद
रूपक पढ़ोगे, उसके बाद उत्प्रेक्षक पढ़ोगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? उसके बाद भ्रांतिमान हो गया और उसके बाद हो गया संदेह अलंकार। ये आपके सिलेबस में है। क्लियर है? आपने ये 5 अलंकारों पर फोकस करना है। क्लियर हो गया? बाद बाकी को छोड़ देना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब तो खुश हो जाओ। खुश हो गए? चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ें। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे और आराम से फटाफट हम अपने अर्थालंकारों को समाप्त कर देंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई, सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार आता है और उपमा अलंकार जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, उसी को उपमा अलंकार कहा जाता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या समझने वाली बात है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्लियर है? किसी की तुलना किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति से करी जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब इसको ध्यान से समझना। कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इसको पहचानने की एक शानदार ट्रिक है और ये ट्रिक हमेशा काम करती है। बहुत ही कम मौक़ों पर अगर ना काम करे, बट हाँ अधिकतर 95% चीज़ों में ये ट्रिक काम करती है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह क्या होते हैं? डैश, ये वाला। क्लियर है? जब डैश आ जाए उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्लियर है? और उसके बाद सा, सी, से या सरिस आए, उपमा अलंकार होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए या फिर केवल सरिस आए, केवल सरिस आए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये एक ट्रिक है उपमा अलंकार को पहचानने की। योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा, सी, से या केवल सरिस आ जाए, उपमा अलंकार होता है। कैसे? जैसे मुख चंद्रमा सा, सा से पहले क्या है? योजक चिन्ह है। ये क्या है? योजक चिन्ह। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? योजक चिन्ह आया, योजक के तुरंत बाद सा आया। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, उपमा अलंकार। कर कमल सा, योजक चिन्ह के बाद तुरंत सा। योजक चिन्ह सा, सी, से आए या फिर सरिस आए। क्लियर हो गया? उपमा अलंकार होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर? अब यहां पर उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसको याद रखो। क्लियर है? उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है। उपमेय ये समझ लो, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना हो रही है। उपमान जिससे तुलना हो रही है। और साधारण धर्म क्या है? वह गुण जिसके आधार पर तुलना की जा रही है। वह गुण जिसके आधार पर तुलना की जा रही है। गोरा है, काला है ना? बात समझ में आ गई? है ना? कोई ईमानदार है, बेईमान है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो जो जिसकी वजह से तुलना हो रही है वो हो जाएगा साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या है? जिस उक्ति या शब्द के माध्यम से तुलना की जा रही है उसको बोलते हैं वाचक शब्द। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द, इसको समझेंगे। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, मैंने क्या बताया था? योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से या फिर सरिस आ जाए। तो यहां पर सरिस है, यहां पर सरिस है। क्लियर हो गया? यानी कि उपमा अलंकार होगा। क्लियर? अब जो हमने आपको ये 4 अंग बताए थे, इसको
कैसे समझाओगे, कैसे पहचानोगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है? हमें ये तो पता चल गया कि उपमा अलंकार है, क्योंकि सर आपने बताया था योजक चिन्ह के बाद सा से सी आ जाए या फिर सरिस आ जाए, तो भाई इसमें सरिस है, हमने पहचान लिया उपमा अलंकार है। लेकिन इसके अंदर यह पता नहीं चल रहा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। आओ समझते हैं। क्लियर है भाई? मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ यहां पर बताया जा रहा है। पीपर पात सरिस मन डोला। क्लियर है? किसको बताया जा रहा है? मन को। तो मन क्या है? मन उपमेय है। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है? मन की। तो जिसकी तुलना हो रही है किसकी हो रही है? मन की हो रही है। तो मन क्या है? उपमेय। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना हो रही है। अब पीपर पात यानी कि पीपल का जो पत्ता है उससे तुलना हो रही है। वो क्या है? वो उपमान है। उपमान क्या? जिससे तुलना हो रही है। जिसकी तुलना हो रही है उपमेय है, और जिससे तुलना हो रही है किससे हो रही है? पीपल के पत्ते से हो रही है। तो पीपल का पत्ता क्या है? उपमान है। क्लियर है? डोला क्या है? डोलना। ये साधारण धर्म है, क्योंकि भाई पत्ता भी हिल रहा है, डोल रहा है, और जो हमारा मन है ना, ये भी भटक रहा है, ये भी हिल रहा है, डोल रहा है। क्लियर हो गया? तो मन को क्या? पीपल के पत्ते के समान बताया गया। आज मन यहाँ है, मन बड़ा चंचल होता है ना? आज है अहमदाबाद है, कल मद्रास के, चेन्नई, कहीं 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 दिल्ली, फिर आ गया जी घर के अंदर। अभी खा रहा है तो कहीं घूम रहा है। तो मन तो बड़ा चंचल होता है। तो पीपल के पत्ते के, ये पत्ता क्या है? हिल रहा है, डुल रहा है। मन भी उसी तरीके से हिल रहा है, डुल रहा है। तो भाई ये क्या है? ये साधारण धर्म है। और ये जो सरिस है अर्थात के समान। किसके समान? के समान। पीपल के पत्ते के समान। तो ये जो के समान है यही हमारा वाचक शब्द है। समझ में आ गया? उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, और वाचक शब्द क्या है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो जी, यहां तक समझ में आ गया। चलो जी, अब एक बार उदाहरण देखते हैं। कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। यहां पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, और इस उदाहरण में कर उपमेय है, कमल उपमान है, और साधारण धर्म कोमलता है ना? किसी विशेषता की वजह से तो यहां पर तुलना की जा रही है, तो कोमलता हो, साधारण धर्म कोमलता होगी। और उपर्युक्त वाक्य में ये जो सावाचक शब्द है यहां, क्लियर हो गया? यहां उपमा अलंकार हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रूपक अलंकार पर। उपमा हो गया, रूपक हो गया। अब रूपक की परिभाषा समझते हैं। जब किसी विषय की तुलना किसी अन्य विषय से ऐसे की जाए कि एक विषय को दूसरे का ही रूप समझ लिया जाए। ध्यान से समझना। एक विषय की तुलना किसी अन्य विषय से ऐसे की जाए कि एक विषय को दूसरे का ही रूप समझ लिया जाए, अर्थात एक विषय को दूसरे विषय से पृथक ना समझा जाए, अलग ना समझा जाए, या उनमें भेद ना किया जाए, तो ऐसी तुलना को रूपक अलंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो जी, कैसे? अब इसको पहचानने की पहले ट्रिक समझ लेते हैं। भाई वहां क्या बताया था? योजक चिन्ह के बाद सा से सी आए या सरिस आए। अब यहां पर क्या है? पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आता है और सा से सी नहीं आए। आंख बंद करके रूपक अलंकार पे टिक कर देना। एक ट्रिक है, 99% काम करती है। क्लियर है? ये उन लोगों के लिए है जिनको समझ में नहीं आई, तो वो ट्रिक याद रख लो। योजक चिन्ह के बाद सा से सी आए। क्लियर है? उपमा अलंकार। और योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं आई, रूपक अलंकार। क्लियर है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं।
भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। क्लियर हो गया? तो भाई चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। बाल हट। एक तो ये होता है कि चल ठीक है इसके बदले ये ले ले, बच्चा रोता है, बिलकता है, मचलता है और वो मान जाता है। लेकिन एक हट ऐसी होती है कि नहीं मुझे किसी और नहीं, मुझे उसकी तरह नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो चांद को ही है ना, बचपन में बच्चे लोटपोट हो जाया करते थे तो नई ट्रिक क्या थी कि भाई पानी में थाल के अंदर पानी भरा और उसको चंद्रमा का प्रतीक दिखा देख ले, तो बच्चा छपा छप कर रहा है, छपा छप कर रहा है ना। हाँ, तो उसी संदर्भ में है कि भाई खिलौने में समानता ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है और यहां पर होगा रूपक अलंकार। क्लियर है? चंद्र खिलौना यानी कि चांद ही चाहिए। क्लियर है? चांद को खिलौने का रूप समझ लिया गया यहां पर। क्लियर हो गया? क्या है रूपक अलंकार का उद्देश्य? इसी तरीके से चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां पर क्या है, चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। अब इन कमल को छोड़कर, चरणों को छोड़कर कहां जाऊं? इन्हीं में हरि परमात्मा का वास है, इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इन्हीं में तो मेरे प्रभु बसते हैं। चलो आता है रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। क्लियर हो गया? क्लियर है? यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे दो जुड़वा बच्चे, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। अगर वाई आ जाए तो ये ना पता लग पाए कि एक्स है ये, और एक्स आ जाए तो ये ना लग पाए ये वाई है। राम आ जाए तो भैया पता चले कि ये श्याम है, और श्याम आ जाए तो पता चले कि ये राम है। यानी कि दोनों में हम लोग अंतर ना कर पाए, एक को ही दूसरे का रूप समझ लिया जाए। चलो जी ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं तीसरे पे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो। उत्प्रेक्षा यानी कि संभावना। क्लियर हो गया? उत्प्रेक्षा यानी कि संभावना। उत्प्रेक्षा यानी संभावना। उपमेय जिसकी तुलना हो रही है, उपमान जिससे तुलना हो रही है। ध्यान से समझना, ध्यान याद रखना, इनको भूल मत जाना। यहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में आए मनु, ध्यान से समझना, पहचानने का तरीका। अगर पंक्तियों में मनु आए, जनु आए, मनहु आए, मानो आए, जानो आए, ज्यों त्यों, निश्चय और इव आए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान से समझना। क्लियर है? अगर कोई पंक्ति में अगर आपको मनु जाए, मनु आ जाए, जनु आ जाए, मानो, जानो, ज्यों त्यों, निश्चय इव, क्लियर है? अगर ये आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसको ध्यान में रखना। इसको यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको बड़े आसान भाषा में समझ जाना कि भैया उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है? मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों त्यों, निश्चय इव। क्लियर? ये याद रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा यानी कि जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाए। क्लियर है? जहां संभावना का वर्णन हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मुख मानो चंद्रमा, क्या आया है? मानो। अभी मैंने बताया था मानो, जानो, जनु, मनु, मनहु, जनहु, तो मुख मानो चंद्रमा सा, मानो आया है। क्लियर है? मुख के चंद्रमा होने की संभावना का यहां पे वर्णन है। इसमें मानो भी प्रयोग किया गया है। अतः क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन। मुख मानो चंद्रमा सा, मुख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो चंद्रमा हो। क्लियर है? क्या है? संभावना व्यक्त की जा रही। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई? नेत्र मानो कमल सा, मानो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का यहां प्रयोग है। अतः क्या होगा? क्या होगा? कल्पना करने के लिए किया गया है यहां पर मानो शब्द का।
क्लियर है? कल्पना, संभावना, उत्प्रेक्षा। क्लियर है? उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो जी और आगे लेके चलते हैं। अब आ जाता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांति का मतलब भ्रम से भी है। ध्यान से समझ लो, जहां भ्रम पैदा हो, जहां भ्रम पैदा हो। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए, में उपमान या जिससे तुलना की जाए, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जाए, है ना। उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए। क्लियर है? उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है भाई? कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा। वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, भ्रांतिमान अलंकार कहलाए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर? जहां भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, वहीं पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर हो गया? इस चीज का ध्यान रखना। अब ये भ्रम की स्थिति कैसे पैदा होती है ना? जैसे अंधेरे में मान लो किसी रस्सी को देख के उसे सांप समझ लेना। अंधेरे में आपने कोई रस्सी देखी और अब क्या है, आपका भ्रम पैदा हो गया, और ये सांप है। सांप नहीं है, वो रस्सी है, लेकिन भ्रम पैदा हो गया। ये क्या है? ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। क्लियर है? ऐसे अनेक उदाहरण है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं तो बोलो यस। चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो क्लियर है? उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर हो गया? किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं। जैसे कि हमने रस्सी को देखकर अंधेरे में उसे मान लिया सांप, भ्रम पैदा हो गया। थी रस्सी, लेकिन हम उसको क्या समझ बैठे? क्योंकि रस्सी भी लंबी होती है और सांप भी लंबा होता है। क्लियर हो गया? तो हमको ये अंधेरे में पता नहीं चला कि ये सांप है या रस्सी है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। चलो आप उदाहरण समझते हैं। भाई पाई महावर उदयन को नाइन बैठी आए और फिर जाने महावरी एड़ी मिड़त जाए। नाई यानी कि जो बाल काटने वाले होते हैं उनको नाई बोला जाता है। उनकी जो मैडम होती हैं यानी कि उनकी जो पत्नी होती है उनको नाइन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब महावर, ये महावर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। महावर आपने देखा होगा यूपी और बिहार के अंदर जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी घर की स्त्रियां होती हैं, हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, वो क्या है, वो पैरों में क्या लगाती हैं? पैरों में एक लाल लाल जो पेड़ों की जो पैरों की एड़ियां होती हैं ना, उसमें कलर लगाया जाता है, उसको महावर बोला जाता है। क्लियर है? नाइन के महावर लगाने के लिए आई हुई है और जब पैरों में महावर लगाने के लिए आती है और नाइन के समक्ष बैठ जाती है, नाइन महावरी अर्थात लाल रंग से सराबोर कपड़े को रख कर कहीं भूल जाती है और भ्रम से नायिका की एड़ी को ही महावरी समझ लेती है। क्लियर है? एड़ी इतनी लाल होती है, सुर्ख लाल होती है कि नाइन जो होती है महावर लगाने के लिए आती है तो वो क्या, वो यही नहीं समझ पाती है ना, उसमें लालिमा इतनी होती है तो वो ये समझ नहीं पाती है कि भैया महावर लगाई है या नहीं लगाई है, तो उसकी एड़ियों को ही मलती रहती है। क्लियर हो गया? वही यहाँ पर समझाया गया है। नायिका की एड़ी इतनी कोमल और लाल है कि नाइन को भ्रम हो जाता है और परिणाम स्वरूप हर बार बार नायिका की एड़ियों को मीटती रहती है। क्लियर है? तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि महावर लगी है या नहीं, क्योंकि महावर भी लाल होती है और एड़िया भी लाल है। क्लियर है? यहां पर क्या है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विदु वद नहीं लखी बाग में चहकन लगे चकोर और वारिजवास विलास लही अलिकुल विपुल विभोर। प्रस्तुत पद में किसी चंद्रमुखी नायिका को देखकर चकोरी को उसके मुख में चंद्रमा का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उसके वदन में कमल की सुगंध पाकर
भ्रम पर यानी कि भौरा आनंद विभोर हो जाता है। अतः यहाँ उपमेय यानी मुख व सुबास में उपमानों यानी चंद्रमा व कमलगंध का भ्रम उत्पन्न होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्लियर है? अब बिल विचार प्रविशन लग्यो और नाग शुंड में व्याल और काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। अब इसमें क्या है? सर्प को हाथी की सूंड में बिल का तथा हाथी को काले सर्प में काली ईख यानी गन्ने का भ्रम उत्पन्न हो गया। भाई सूंड जो होती है, सांप उसको बिल समझ के घुसा जा रहा है, और जो हाथी है, हाथी को काले सर्प की में काली ईख जो है गन्ने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान। इसी तरीके से किंशुका कलिका जानकर अल गिरता शुक चोंच पर, शुक मुख में धरता उसे जामुन का फल समझकर। अब इसमें भ्रमर को तोते की लाल चोंच में पलाश के पुष्प का तथा तोते को भ्रमर में जामुन के फल का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। यहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्लियर है? भ्रांतिमान क्लियर है? बात समझ में आ गई? भ्रम की स्थिति। अब इसके बाद आता है संदेह अलंकार। संदेह यानी कि रूप रंग आदि के सादृश्य से जहां उपमेय में उपमान का संशय बना रहे यानी कि डाउट, या फिर उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। क्या होता है? संदेह। क्लियर हो गया? अब दूसरे भाषा में समझो, दूसरे सिंपल तरीके से, जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार पैदा हो जाता है। क्लियर? अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह होगा, और जहां संदेह है वहां संदेह अलंकार होगा। क्लियर है? अब नोट करने वाली बात क्या है कि अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। क्लियर है? संदेह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है। अब यहां पर समझिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। महाभारत का एक दृश्य है जहां पर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, वो कृष्ण को बुला रही है ना, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपनी बहन की लाज रखने के लिए साड़ी बढ़ाते चला। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। अब दुशासन को भ्रम क्या पैदा हो गया? संदेह पैदा हो गया। साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। उसी संदर्भ में पंक्तियां कही गई हैं। महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी बढ़ती साड़ी को देखकर दुशासन के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि साड़ी के बीच नारी यानी द्रौपदी है, नारी के बीच में साड़ी है, अथवा साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी से निर्मित है। इस तरीके से ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। इस पंक्ति में हंसिनी अपने सामने छाई ओस की बूंदों को देखती है, परंतु सादृश्यता के कारण वह निर्णय नहीं कर पाती कि ओस की बूंदें हैं अथवा सुंदर मोती, और इस प्रकार अंत तक संशय बने रहने के कारण यहां संदेह अलंकार होगा, डाउट। क्लियर है? चलो एक और ले लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार की बात करी जाए, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर हो गया? वहीं तक था आपका, ये एक्स्ट्रा है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब जब किसी का महिमा मंडन किया जाए, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आप कहोगे जी कैसे? तो समझो कि भाई आगे नदियां पड़ी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक। चेतक और राणा प्रताप की कहानी आपने खूब सुनी होगी, है ना। बड़ा ही वफादार था, बड़ा ही समझदार था, राणा का बड़ा प्रिय था। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि भैया आगे नदी आ गई, है ना, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा सोच ही रहे हैं, राणा ने सोच ही रहे हैं अभी इस पार, और तब तक चेतक था उस पार। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? यहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, चेतक की महिमा का वर्णन किया गया। चेतक हमेशा होशियार था, समझदार था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? राणा सोच ही रहे हैं, तब तक भाई साहब चेतक उस पार। और ये एक अतिशयोक्ति अलंकार का एक सटीक एग्जाम्पल है।
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। लंका हनुमान जी ने जलाई थी, अब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई और तब तक सारी लंका जल गई। ये क्या है? किसी भी वक्तव्य को, किसी दृश्य का या फिर किसी भी ऐसी चीज का महिमा मंडन करना, बड़ा चढ़ाकर, ये किस में आता है? अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलो एक और ले लेते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, जैसा कि नाम से ही विदित है कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का यहां वर्णन हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। क्लियर हो गया? जैसे फूल हंसे और कलियां मुस्काई। मानवीकरण यानी कि देखो, हंसना, मुस्कुराना, रोना, खिलखिलाना, ये कौन करता है? ये मानव करता है। कौन करता है? इंसान करता है। क्या कभी फूलों को हंसते हुए देखा है किसी ने? कलियों को मुस्कुराते हुए देखा है ना? लोगों को हंसते हुए देखा होगा, मुस्कुराते हुए देखा होगा, खिलखिलाते हुए देखा होगा, रोते हुए देखा होगा। ये सब क्या है? ये मानवीय गुण है। क्लियर है? लेकिन फूल हंसे, कलियां मुस्काई, यानी कि मानव का, मानवीय भावनाओं का जब प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर वहां पर वर्णन किया जाए तो वहां मानवीय अलंकार होगा। क्लियर है भाई? फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं। कौन करता है? मनुष्य करते हैं। इंसान हंसते हैं, इंसान रोते हैं। क्लियर है? फूल नहीं हंसते हैं। लेकिन यहां पर फूल हंसे, कलियां मुस्काई, फूल हंसे और कलियां मुस्कुरा रही हैं, खिलखिला रही हैं। ओहो, तो यहां पर क्या है? मानवीय कलर अलंकार का उदाहरण है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यस। चलो भाई, तो 2 एक्स्ट्रा पढ़ा दिए मैंने आपको, आपके सिलेबस से 2 एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो फटाफट से क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाई आप किस किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हो, किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिस तरीके से आपने पहली वाली क्लास को प्यार दिया, चाहता हूं कि भाई इस क्लास को भी उतना ही प्यार मिले, उतना ही सम्मान मिले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अलंकार कभी ना भूलो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।